हेलो गाइस, वेलकम टू अपडेट आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्री एक्लेम्सिया कहते किसको हैं। प्री एक्लेम्सिया एक टाइप ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स में ही पाया जाता है। आमतौर पर प्री एक्लेम्सिया किसी भी फीमेल में 20 वीक्स जेस्टेशनल एज के बाद होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा की, तो प्रीमी ग्रेविडा में प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस 10% होते हैं, जबकि मल्टी ग्रेविडा में प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस 5% होते हैं। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी वुमेन जो कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की हो, और मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी वुमेन जो कि एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो। तो अब हम देखेंगे प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन। तो प्री एक्लेम्सिया एक अननोन ईटियोलॉजी का एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के डेवलप होने से और प्रोटीन यूरिया के प्रेजेंस होने के साथ प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के बाद एक नॉर्मोटेंसिव और नॉन प्रोटीन यूरिक वुमेन में ही हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे प्री एक्लेम्सिया के रिस्क फैक्टर्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट है न्यूली पैरिटी, मतलब ऐसी वुमेन जिसने कभी बेबी बॉर्न नहीं किया हो, उसे प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड है प्रीवियस प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी, मतलब जिसकी पहले की प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया के साथ हुई हो। जिस मदर की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो उसे भी चांसेस होते हैं प्री एक्लेम्सिया होने के, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में प्री एक्लेम्सिया हो। जिन वुमेन को क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम पहले से ही हो, इन सभी को प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्री एक्लेम्सिया की पैथोफिजियोलॉजी। तो आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें एक नॉन प्रेग्नेंट, प्री एक्लेम्सिया और नॉर्मल प्रेगनेंसी का केस दिखाया गया है, जिससे हम समझेंगे कि फीमेल में प्री एक्लेम्सिया कैसे कॉज कर रहा है। तो ऐसे तो प्री एक्लेम्सिया की ईटियोलॉजी अननोन बताई गई है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्री एक्लेम्सिया को कॉज करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, जिसका मतलब होता है कि प्लेसेंटा में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाना, जैसे प्लेसेंटल इस्कीमिया हो जाए। इसकी वजह से भी फीमेल में प्री एक्लेम्सिया कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट है डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन। तो आप इस डायग्राम में प्री एक्लेम्सिया के केस में देख सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी प्री एक्लेम्सिया फीमेल में कॉज करेगा। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है फेलियर टू रीमॉडल द स्पायरल आर्टरीज ऑफ डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम, यानी कि डेसिडुआ एंड मायोमेट्रियम की स्पायरल आर्टरीज की रीमॉडलिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो पाएगी या किसी वजह से स्पायरल आर्टरीज रीमॉडलिंग करने में फेल होंगे, तो उसकी वजह से भी फीमेल में प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस होंगे। अब हम प्री एक्लेम्सिया की पैथोजेनेसिस एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो जैसे अगर किसी फीमेल को डायबिटीज़, पैरिटी और हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम पहले से ही हो, तो इन सब की वजह से प्री एक्लेम्सिया के केस में स्पायरल आर्टरीज वेस्कुलर साइनसेस में कन्वर्जन करने में फेल होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटल इस्कीमिया होगा, और प्लेसेंटल इस्कीमिया होने से प्लेसेंटा थ्रोम्बोप्लास्टिन्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि कॉज करेगा DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, और रेनिन कॉज करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेजल्स का नैरो हो जाना या सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और फीमेल में हमें पुअर रीनल परफ्यूजन, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडेमा जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, और इसके बाद फीमेल को प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा। और अगर हम प्री एक्लेम्सिया को अनट्रीट करेंगे या उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो प्री एक्लेम्सिया और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होकर सीवियर कंडीशन में चला जाएगा और प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा डेंजरस होता है।
अब हम प्री इक्लेम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइल्ड सिम्टम्स में पेशेंट में हमें हाइपरटेंशन यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, एडेमा मतलब पेशेंट के एंकल्स पे पिटिंग एडेमा होगा और प्रोटीन यूरिया के सिम्टम्स मिलेंगे। और अलार्मिंग सिम्टम्स में पेशेंट को हेडेक होगा, डिस्टर्ब स्लीप होगी, इपीगैस्ट्रिक पेन होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा यानी कि पेशेंट को धुंधला दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम बात करें साइंस की, तो पेशेंट में हमें एबनॉर्मल वेट गेन के साइंस दिखाई देंगे, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर होगा और एडेमा के साइंस देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्री इक्लेम्सिया के टाइप्स के बारे में। तो प्री इक्लेम्सिया को क्लिनिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइल्ड प्री इक्लेम्सिया और सीवियर प्री इक्लेम्सिया। तो माइल्ड प्री इक्लेम्सिया के केस में पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा बट 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होगा बिना सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया के। पेशेंट में माइल्ड एडेमा के सिम्टम्स भी दिखेंगे, जैसे कि पेशेंट की फिंगर में रिंग्स का टाइट होना, हल्की स्वेलिंग टोज में होना। और सीवियर प्री इक्लेम्सिया के केस में पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होगा या उससे ज़्यादा होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा। प्रोटीन यूरिया एक्सक्रीशन भी मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर होगा, और साथ में पेशेंट की बॉडी में एडेमा भी बढ़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा पेशेंट की एंकल में देखा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्री इक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशंस। तो प्री इक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले पेशेंट को इक्लेम्सिया हो सकता है, एक्सीडेंटल हैमरेज, हेल्प सिंड्रोम, ओलिगोरिया और एन्यूरिया भी हो सकता है, और पेशेंट में प्री टर्म लेबर होने के भी चांसेस होंगे। अब हम देखेंगे प्री इक्लेम्सिया के इन्वेस्टिगेशंस। तो प्री इक्लेम्सिया के केस में हम पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की आइज़ का, और यूएसजी के द्वारा एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्री इक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्री इक्लेम्सिया के केस में सबसे पहले हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा और यूटेराइन ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, जिससे प्लेसेंटल परफ्यूजन इम्प्रूव होगा। देन पेशेंट को हम डाइट मेंटेन करने के लिए सजेस्ट करेंगे। डायरेटिक्स ड्रग्स में हम फ्यूरोसेमाइड 40 mg यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें डायरेटिक्स जो होता है पेशेंट को बहुत ही सोच समझ कर देंगे, क्योंकि डायरेटिक्स बेबी के लिए हार्मफुल होता है। सेडेटिव ड्रग में हम डाइज़ीपाम 5 mg एट अ बेड टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम प्री इक्लेम्सिया के पेशेंट में कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, जिसमें फर्स्ट ड्रग है मेथिल डोपा। मेथिल डोपा 250 to 500 mg थ्राइस अ डे और क्वाड्रेंट अ डे दे सकते हैं, मतलब दिन में 3 बार या दिन में 4 बार। लेबेटालोल 100 mg दे सकते हैं, ये भी दिन में 3 बार या दिन में 4 बार दे सकते हैं। नेफेडापिन 10 to 20 mg ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार। हाइड्रोलेजिन 10 to 25 mg यूज़ कर सकते हैं, और ये भी ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार। दैट्स ऑल गाइस। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पर भी जा सकते हैं, और आप हमारे अपडेट आयुर्वेदा के पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मोर वीडियोस के लिए हमारे अपडेट आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।